हेलो बेटा, देखिए हमने कल स्टार्ट किया था, नेक्स्ट चैप्टर था हमारा मनी का। इसमें हमने इसकी समरी की थी। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, मुद्रा से क्या अभिप्राय है, मुद्रा की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो क्या है, मुद्रा कोई भी वह वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम यानी कि एक्सचेंज के जो मीडियम होता है वो विनिमय के माध्यम, मूल्य के माप, मीजर तथा धन के संचय यानी कि रिजर्व और ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा कोई भी वो वस्तु है जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, एक्सचेंज के मीडियम, मूल्य के माप, मीजर्स और धन के संचय और ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है। कैंट के अनुसार मुद्रा कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे विनिमय के साधन तथा मूल्य के मापदंड के रूप में सामान्यतः उपयोग किया जाता है तथा साधारणतः स्वीकार किया जाता है। अब ये कह रहा है कि मुद्रा की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले है, मुद्रा के द्वारा अन्य वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है, इसलिए मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है। दूसरा, मुद्रा के द्वारा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापना संभव होता है। तीसरा, मुद्रा की यह भी विशेषता होती है कि इसे आम व्यक्ति प्राप्त करने हेतु लालायित रहता है। इसे प्राप्त करने हेतु किसी पर दबाव डालने की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, मुद्रा साधन है, साध्य नहीं। पांचवा, मुद्रा की यह भी विशेषता होती है कि लोग इसे बिना संकोच के ऋणों के भुगतान व सौदों के भुगतान के लिए स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के मुख्य कार्यों की पर चर्चा कीजिए, या फिर आ जाए कि मुद्रा किसे कहते हैं, मुद्रा के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा कि केन्स के शब्दों में मुद्रा वह है जिसे देकर ऋण तथा मूल्य संबंधी समझौतों का भुगतान किया जाता है और जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति संचित की जाती है। अब इसके जो कार्य है, पहला है प्राथमिक या प्राइमरी फंक्शन। तो कौन से हैं? इस वर्ग में मुद्रा के वे कार्य आते हैं जो प्रत्येक देश तथा प्रत्येक समय में मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा का मुख्य कार्य विनिमय का माध्यम होता है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा एक व्यक्ति अपनी वस्तु को बेचता है तथा दूसरी वस्तु को खरीदता है। इस प्रकार मुद्रा क्रय तथा विक्रय दोनों के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा के आने से विनिमय का कार्य सरल हो गया है। इसमें समय व श्रम की बचत हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय द्वारा करना बहुत कठिन था। मुद्रा के फलस्वरूप बहुपक्षीय व्यापार संभव हो गया। दूसरा है मूल्य का मापदंड। मुद्रा का दूसरा कार्य वस्तु व सेवाओं के मूल्य को मापना है। प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य मुद्रा के रूप में मापा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा के मूल्य के लिए 15 रुपये देते हैं और मुद्रा के रूप में मापना कठिन है। तो मुद्रा के द्वारा इस कठिनाई को दूर कैसे किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल है कि 1 किलोग्राम चीनी के लिए 15 रुपये देते हैं, तो यह मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया क्या चीनी का मूल्य है। क्या 1 किलो चीनी कितने रुपए? 15 रुपये। ये क्या है? मुद्रा, मनी। इस प्रकार मुद्रा के आने से आय तथा व्यय की सभी मदों को मुद्रा में यानी कि मनी के रूप में व्यक्त किया जाने लगा और जिसके आधार पर फर्में अपनी लाभ हानि का अनुमान लगाने लगी। आगे है इसका दूसरा गुण कार्य। गुण कार्य या सहायक कार्य कौन से होते हैं? स्थगित भुगतानों का मान। जिन लेन देनों का भुगतान तुरंत न करके भविष्य के लिए टाल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्थगित या स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो इस मुद्रा के आने से ऐसे लेन देनों की प्रक्रिया आसान बन गई, क्योंकि जब कोई व्यक्ति उधार लेता है तो उसे मूल तथा ब्याज दोनों ही देने पड़ते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में ऋण तथा ब्याज का वस्तुओं के रूप में लेन देन करना कठिन था और मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप मुद्रा बाजार तथा पूर्ण बाजार का विकास संभव हो सका है। आगे है हमारे पास मूल्य का संचय। मुद्रा मूल्य के संचय के रूप में भी काम करती है। मुद्रा के संचय से हमारा अभिप्राय यह होता है कि जब व्यक्ति अपनी आय का जो भाग भविष्य के लिए बचाता है उसे ही मुद्रा का संचय कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का संचय तभी संभव होता है
क्योंकि वस्तुएं नाशवान होती हैं और वस्तुओं के रूप में लोग भुगतान स्वीकार करना पसंद नहीं करते। मुद्रा के रूप में संचय करना आसान होता है क्योंकि मुद्रा को सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं। फिर है मूल्य का हस्तांतरण। तो मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक बन गया क्योंकि लोग एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर संपत्ति खरीदने लगे और इससे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि हुई। फिर है इसके कंटिजेंट फंक्शन आकस्मिक कार्य। कौन से? साख का आधार, कि मुद्रा के चलन से पहले साख निर्माण संभव नहीं था, परंतु आजकल चेक, ड्राफ्ट आदि साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है और इस साख पत्रों का आधार मुद्रा ही है। दूसरा है अधिकतम संतुष्टि। तो मुद्रा के रूप में धन खर्च करके एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि तथा उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस समय मिलेगी जब वह अपनी आय विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि खर्च किए गए प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए अंतिम रुपये से उसे समान सीमांत उपयोगिता मिलेगी। तीसरा है राष्ट्रीय आय का वितरण। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में राष्ट्रीय आय का वितरण कठिन था। मुद्रा के चलन से राष्ट्रीय आय का वितरण आसान हो गया क्योंकि प्रत्येक साधन को उसके द्वारा किए गए कार्य का उचित भाग मुद्रा के रूप में मिल जाता है। इस प्रकार मुद्रा द्वारा लगान, ब्याज, लाभ तथा मजदूरी के रूप में राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाता है। फिर है निर्णय का वाहक। इस कार्य के अंतर्गत हम मुद्रा के रूप में धन का संचय करके परिस्थितियों के अनुसार वस्तुओं को खरीदने के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने टीवी खरीदने के लिए धन का इकट्ठा किया, संचय किया, रिजर्व किया। यदि उस व्यक्ति को उस धन का प्रयोग अपने भाई की बीमारी के लिए करना पड़ जाता है तो इस प्रकार व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने धन को खर्च कर सकता है। आगे है पूंजी की तरलता में वृद्धि। तो मुद्रा के सामान्य स्वीकृति का गुण होने के कारण यह पूंजी को तरल बनाए रखने का कार्य भी करती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति मकान, दुकान आदि के रूप में पूंजी लेने से मना कर सकता है, परंतु मनी के रूप में पूंजी लेने से मना कभी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है बेटा, इसको लर्न और राइट कर लेना। थैंक यू।